हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। गाइस, अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और उसमें अब हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, चलिए और समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है और जावा में हम लोग इसको कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते क्यों हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते क्यों हैं? तो सिंपल सा इसका नाम से क्लियर हो रहा क्या, हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को कंट्रोल करेंगे। हम लोग इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फॉलो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को उस पर कंट्रोल लगाएंगे और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से हमारे अकॉर्डिंग हो पाए उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में जैसे कि बहुत सारा स्टेटमेंट होता है, जैसे कि एक हमारे पास होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग मेनली कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे कि इफ़ हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच, ये सब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग आइट्रेशन एंड लूप करते हैं, मतलब एक काम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पे क्या करेगा, कूदेगा नहीं लेकिन क्या होगा, ये किसी तरह से अपने काम को जंप करवाएगा। जंप मतलब हो सकता है काम को छोड़ के आगे कूद जाए, एक काम को छोड़ के उसको वहीं पे स्टॉप करके आगे वाला काम कर दे। ओके, जैसे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो ओवरऑल कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जनरली देखते होंगे कि ऐसा कोई सभी काम लगभग कंडीशन के बेस पे होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एग्जाम के रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट में क्या होता है, कोई एक मार्क्स क्या होता है, फिक्स होता है जी, अगर इतना मार्क्स से ज़्यादा रहेगा तभी कोई पास होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ अगर ये इतना से ज़्यादा नंबर ला रहा है तब वो क्या होगा, पास होगा। तो ये ऐसा एग्जाम्पल और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बताए हैं। तो ये सब मेरा क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। जब भी इस तरह का बात हुआ जी हाँ ये चीज़ होगा तभी हम ये काम करेंगे, तो वो सब क्या होता है, कंडीशन होता है। अगर कोई नंबर दो से डिवाइड है तो हम उसको कहेंगे वो इवन नंबर है। ओके, तो ये सब क्या है, कुछ कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। जैसे कि इसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो इफ़ स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद इफ़ एल्स पढ़ना है, इफ़ एल्स इफ़ लेटर पढ़ना है, नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ना है और स्विच स्टेटमेंट। तो ये सब हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, तो चलिए वन बाय वन इस सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट कहता है क्या है, इसका सिंटैक्स कहता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़। ओके, उसके बाद इसका रहेगा ब्रैकेट लगाएँगे, उसके बाद ये इसका ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। तो इफ़ स्टेटमेंट कहता है जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं, जब भी कोई यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमारा या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो ट्रू का मतलब होता है क्या, ट्रू का मतलब होता है नन जीरो। नन जीरो हो सकता है निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, नन जीरो रहना चाहिए। ओके, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। तो इस कंडीशन के अंदर में, इस कंडीशन वाले ब्लॉक के अंदर में, ब्लॉक कहने का मतलब ये इसके अंदर में कोई कंडीशन रहेगा, तो इस कंडीशन के जगह पर अगर आया जीरो तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर नन जीरो आया इसका मतलब ट्रू हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ट्रू हुआ तो क्या होगा, ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर में हम जो कंडीशन लिखेंगे, जो चीज जो स्टेटमेंट लिखेंगे, सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, अगर मान लेते हैं ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो सीधा क्या करेगा, ये जो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा हुआ है उसके बाहर जाके एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फॉल्स होगा तो। ओके, जैसे इसको अगर हम कोड में लिखना चाहेंगे तो कोड में किस तरह से लिखेंगे, तो कोड में लिखने के लिए क्या करना है, कोड में लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन में आएंगे और मेन फंक्शन में हम ये लगाए हैं, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाए हैं। क्या है, अगर मेरा ए का वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, और अगर ए का वैल्यू मेरा अगर 5 से ज़्यादा है, अगर ए का वैल्यू मेरा क्या है, ए ग्रेटर देन अगर 5 है, तब मेरा क्या प्रिंट करना है, ए इज़ ग्रेटर देन 5। ओके, हमको क्या करना है, ए अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक किया, क्या ए जो मेरा है क्या 5 से ज़्यादा है। अगर ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है तो या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पे 10 है, ए का वैल्यू 10 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या हुआ, नन जीरो। तो ट्रू का मतलब नन जीरो है तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या करेगा, इसके अंदर में जो लिखा गया है, इस करली ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा गया है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका काम क्या है, इसका काम है ये वाला प्रिंट कर देने का, तो ये वाला क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके,
यहीं पे अगर मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इसके बाहर ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके बाहर निकल जाता है, इसके अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, ये हमारा कहता है इफ़ स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इफ़ एल्स के बारे में। तो इफ़ एल्स में क्या होता है, जैसे सपोज करिएगा इसका यहाँ पे इफ़ में क्या हो रहा था, इफ़ में कंडीशन फॉल्स होने पर बाहर निकल जा रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था। तो इफ़ एल्स में क्या क्या एल्स इफ़ ने कहा, जैसे हम यहाँ पे इफ़ में तो लिख ही रहे थे, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे थे। ओके, और ये कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, और कंडीशन अगर ट्रू हो रहा था तो इसके अंदर वाला चल रहा था, इफ़ के अंदर वाला। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इल्स लगाते हैं, एक इल्स लगाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स वाला पार्ट में जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ट्रू होगा तो इफ़ वाला चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स वाला चलेगा, इसलिए हम लगाते हैं इफ़ इल्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, मेरा 7 है, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या, ए मेरा इवन है कि ऑड है। अगर कोई नंबर इवन नहीं तो ऑड ही होगा, तो हम क्या कहिए, इफ़ स्टेटमेंट में लगाएं क्या, ये यहाँ पे हम कंडीशन लगाए ए मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन हुआ, तो हम इवन वाला प्रिंट करा दे रहे हैं। अगर ट्रू हुआ तो, अगर मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स हुआ, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, इल्स वाला पार्ट में जाएगा और एल्स वाला पार्ट में ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये इल्स हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है इफ़ इल्स इफ़ लेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा बार हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं अपना। एक से ज़्यादा बार हम क्या कर सकते हैं, अपना कंडीशन चेक कर सकते हैं। और कहीं पर भी ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हमको कंडीशन एक से ज़्यादा बार चेक करना है, तो वहाँ पे हम ये वाला स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा इफ़ लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा कंडीशन 1 रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है, ये वाला चल जाएगा। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमको फिर से वो कंडीशन चेक करना है। तो फिर से जब चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे इल्स और इफ़। फिर से यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन कंडीशन 2। ओके, फिर से अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाता है तो क्या करेगा, ये वाला चल जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फिर से हमको मन है चेक करने का, तो यहाँ पे एक और इफ एल्स लगा दीजिए। ओके, जितना हम लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। और सपोज करिए यहाँ हमारा कंडीशन खत्म हो गया और एक बाई डिफॉल्ट देना है, अगर कुछ नहीं चला तो एक चलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसका एल्स लगा देते हैं। ओके, तो लास्ट में एक एल्स वाला पार्ट लगा दीजिए। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड लिखा गया है, जैसे कि मार्क्स मेरा क्या है, 78 है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करें, अगर मार्क्स मेरा 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दो। अगर मेरा मार्क्स जो है वो 75 के ऊपर है तो क्या करो, ग्रेड बी प्रिंट कर दो। अगर मेरा मार्क्स जो है 60 के ऊपर है तो ग्रेड सी प्रिंट कर दो। और अगर 60 से क्या है, लेस है, तो क्या करो, अगर कुछ नहीं, ये तीनों में से कुछ नहीं चल रहा है तो क्या करो, उसको फेल करवा दो। उसको क्या करो, चुपचाप फेल करवा दो, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है। ओके, क्योंकि वो नंबर जो है 60 से ज़्यादा नहीं ला रहा है, इसलिए को क्या करो, फेल करवा दो। तो इस तरीक़ा से अपना, जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़े उस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा अब आगे। सिंपल सिंपल सा ही, ज़्यादा कोई है नहीं यहाँ पे। उसके बाद नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ कहता है एक इफ के अंदर में दूसरा इफ यूज़ कर लो, मतलब मल्टीपल कंडीशन अगर एक चीज़ पे लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे इसको कहने का मतलब, इफ लगाएं और यहाँ पे हम दिए कंडीशन। ओके, और यहाँ पे इसका ब्लॉक है, और इसके अंदर में एक और इफ लगा दो। ओके, तो जितना इफ लगाना चाहे उतना आप इफ लगा सकते हो। इफ के ऊपर यहाँ पे कंडीशन लगाइए, उस तरह से ब्लॉक लगा दीजिए। ओके, तो ये सब हुआ नेस्टेड इफ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक इफ लगाया है, फिर उसके अंदर एक और इफ लगा दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है दो ही, आप इसके अंदर में एक और इफ लगा सकते हैं। मतलब एक इफ के अंदर में दूसरा इफ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। ओके, और जब भी कंडीशन इफ के अंदर में हम देंगे, और कंडीशन देना जरूरी है इफ के अंदर में, ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो इफ के अंदर में कंडीशन देना जरूरी है, तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ओके, ट्रू होगा तो इफ का बॉडी चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो, अगर एल्स दिए हैं तो एल्स का बॉडी चलेगा, और नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। ओके, ये रहा हमारा पास नेस्टेड इफ का बात। अब थोड़ा सा बात कर ले स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट का कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है, हम लिखते हैं स्विच। ओके, और यहाँ पे देते हैं हम एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, या फिर एक्सप्रेशन का रिजल्ट देते हैं। जो भी चीज़ देना होता है यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं, कंडीशन नहीं देते हैं। और अगर कंडीशन दे भी रहे हैं तो उसका या तो जीरो होगा या तो नहीं जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, और उसके अंदर में हम क्या करते हैं, आप ये जैसे ये लिखे, उसके बाद यहाँ पे हम केस लगाते हैं, केस 1। जैसा एक्सप्रेशन रहेगा, अगर एक्सप्रेशन यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का केस लगाएंगे। ओके, उसके बाद मान लेते हैं केस 1 लिखे, फिर इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट लिखिए। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक लगाइए। ब्रेक को भी हम समझेंगे, ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का मतलब इसके नीचे जो भी लिखा है उसको अब एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नीचे वाला भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, इसलिए। फिर अगला केस लगाइए, केस 2। बस यहाँ पे हम क्या किए, एक्सप्रेशन जैसे मान लेते हैं 1 2 में है, एक्सप्रेशन हमारा जो है 1 2 में, इसलिए हम 1 2 लिख रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से। ओके, नहीं अगर अल्फ़ाबेट में रहता तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट हम का यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, फिर ब्रेक लगा दीजिए।
और लास्ट में जो है हम एक डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। डिफ़ॉल्ट लगाना ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट मतलब कोई भी केस नहीं चला तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह से करता है, तो ये एग्जीक्यूट करता है जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई मान लेते हैं, सपोज करिएगा वैल्यू आया 1, तो 1 आया तो क्या करेगा, ये केस 1 के पास जाएगा और केस 1 में जो भी रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, नीचे आएगा तो देखेगा ब्रेक है, ब्रेक मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दो। इस तरह से चलता है। जैसे सपोज कि यहाँ पे वैल्यू है, एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 3, तो ये क्या क्या करेगा, केस 3 के पास जाएगा तो यहाँ पे देखेगा 1 है, नहीं इसको नहीं चलवाना है। 2 है तो 2 को भी नहीं चलवाना है, और देखेगा 3 नहीं है तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। ओके, तो जो भी केस का हम वैल्यू दे रहे हैं, अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू उतना आ रहा है तो क्या करेगा, उस केस वाला वैल्यू क्या करेगा, चल जाएगा। ओके, और कुछ नहीं चलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम कहना चाहते हैं वीक का नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे डे 3, तो डे 3 का मतलब क्या होता है, सपोज करिएगा वेडनेसडे, तो डे 3 मतलब वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए, तो वेडनेसडे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर दे, उसके बाद ब्रेक लगा दिए हैं। इस तरह से करवा दिए। वहीं अगर डे का वैल्यू मान लेते हैं रहता है 1, तो क्या प्रिंट करता है, मंडे, तो यहाँ पे केस 1 मैच कर देता था और मैच कर जाता तो क्या होता है, ये मंडे को प्रिंट कर देता। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट चलता है। ओके, आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आया, और ये सब उसका थोड़ा सा यहाँ पे कोड भी लिख दिए हैं, समझा भी दिए हैं क्या चीज़ होता है। उसके ऊपर बच जाता है बहुत सारा कोडिंग एग्जाम्पल, लेकिन आपके जो सिलेबस में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, तो उसमें ये सब बस आपको समझना है, और उसके बाद जो एक्चुअल कोडिंग करना है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करेंगे। ओके, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। ओके, और उसके ऊपर बेसिक बेसिक जो एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप पहले भी पढ़े होंगे कोई लैंग्वेज, तो वहाँ पे बेसिक बेसिक जो एग्जाम्पल होता है वो सब आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम इवन और कैसे चेक करते हैं, हम कैसे कोई चीज़ हमको करवाना है, प्रिंट कैसे करवाना था, ये सब तो ऑलरेडी देखे भी हैं हम लोग। ओके, तो बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए और कोडिंग को इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है। ओके, चलिए आप समझते हैं आइटरेशन एंड लूप का, और सबका सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। सिंटैक्स मतलब इस तरह का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, आइटरेशन एंड लूप कहता है क्या, हमको एक काम को, एक इंस्ट्रक्शन को अगर बार बार करवाना है, उसी काम को हमको बार बार करवाना है, तो क्या करेंगे, हम उसको लूप चला देंगे। ओके, उसको बार बार लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, उसका लूप चला देंगे। तो कितने टाइप का लूप होता है, तो हमारे पास 3 टाइप का लूप आपको पढ़ना है, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, ये क्या करता है, ये एक काम को बार बार रिपीट करवाने लगता है। ओके, जैसे मान लेते हैं आपको क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है, तो हेलो प्रिंट करना है तो आप क्या करिएगा, आप बार बार आपको हेलो हेलो प्रिंट करवाने, आप क्या करेंगे, प्रिंट एल लिखेंगे, फिर उसमें हेलो लिखेंगे, फिर हेलो लिखेंगे, फिर हेलो लिखेंगे, इस तरह से मल्टीपल लिखना चाहेंगे। इससे क्या अच्छा, क्या करिए आप उसको लूप में चला दीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप समझिएगा कैसे इसको हम लिखते हैं, तो फॉर लूप लिखने का तरीका होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर, उसके बाद इस तरह का लगाइए, इसमें 2 सेमीकोलन लगाइए। 2 सेमीकोलन लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन या फिर इनिशियलाइज करते हैं। जब भी लूप का आप देखें तो लूप में 3 चीज़ जरूर करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं वैल्यू को अपने। ओके, और सपोज करिए इनिशियलाइज करने के बाद क्या होता है, ये इस तरह से चलता है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेगा, इसके बॉडी वाला चल जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा फॉल्स होने पर। ओके, और जब ये मान लेते हैं ट्रू हो गया तो इसके नीचे के बाद क्या होगा, ये फिर से वैल्यू को अपडेट करेगा। ओके, ये क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन क्या चेक, कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, लूप के बाहर नहीं निकलेगा। ओके, जैसे सपोज करिए हमको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज किए आई बराबर 1 से, कंडीशन क्या लगाए, जब तक आई का वैल्यू मेरा 5 या 5 से कम नहीं है, 5 या 5 से कम है तब तक ये काम करते रहो, और क्या करते रहो, बार बार 1 से वैल्यू को बढ़ाते रहो, और क्या करना है, आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, यहाँ पे बार बार आई की वैल्यू क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो कैसे ये प्रिंट करेगा, तो ये सिंपल सा कहेगा, क्या आई का वैल्यू क्या है, अभी आई का वैल्यू है 1, आई का वैल्यू 1 है, और आई का वैल्यू अगर 1 हो गया तो कंडीशन क्या चेक कर रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू हो गया तो क्या करेगा, आई के वैल्यू को प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, और क्या होगा, फिर से जाएगा अपडेट करेगा वैल्यू को, तो आई का वैल्यू 1 था तो इसको 2 कर देगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं। ओके, और इनके ये इंक्रीज करने के बाद क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, चेक किया कंडीशन, कंडीशन अभी भी क्या है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से चला देगा लूप को, और आई का वैल्यू क्या है, प्रिंट हो गया अब 2, तो इस तरह से 2 प्रिंट कर देगा। इस तरह से आगे क्या होगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा और 5 प्रिंट करेगा, और 6 के लिए जब जाएगा तो 6 के लिए ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा फॉर लूप क्या करता है, काम करता है और चलता है। ओके, इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल फ्रेम हो सकता है,
जैसे कि हमको क्या करना है, हमको इवन नंबर प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 100 तक, कितना भी आप यहाँ पे एग्जांपल, बहुत सारा मल्टीपल एग्जांपल फ्रेम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है, आप जो पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, उसको आपको रिवाइज़ करवा देना है। ओके? ताकि हम आगे अपने नेक्स्ट यूनिट को कंटिन्यू कर पाएँ। ओके? तो इसलिए हर एक चीज़ को आपको क्या करना है, बस हम रिवाइज़ करवा दे रहे हैं और उसको लिखते कैसे हैं कोड में, जावा में, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ओके? और उसके बाद जब हम नेक्स्ट यूनिट को करेंगे, तब वहाँ से हम लोग जो है प्रॉपर पूरा कोड को समझेंगे और वहाँ पे लिखने का देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तब। बस अभी हम जावा का बेसिक समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिख के भी बता दे रहे हैं, जहाँ इस कोड को हम इस तरह से जावा में लिखेंगे। ओके? और नहीं तो अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल में ही बताइए, तो डिटेल में ऑलरेडी मेंबरशिप में है जो चल रहा है, तो आप मेंबरशिप में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके? मेंबरशिप में पूरा हम डिटेल में एग्जांपल भी ले रहे हैं, कोड भी करवा रहे हैं, और वहाँ पे सब कुछ, जैसा कि आप ऐसे समझिए, आप कोई लैंग्वेज पहले से नहीं जानते हैं, उस तरीका से हम मान के मेंबरशिप में कर रहे हैं। ओके? लेकिन यहाँ पे जो है आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको आप जो है देख सकते हैं। ओके? तो चलिए समझते हैं अब आगे। फॉर लूप हो गया है, और फॉर लूप के बाद हमारा बचता है अब व्हाइल लूप। ओके गाइस, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और वो सब एग्जांपल, वैसे वो सब एग्जांपल का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मेनली पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कोड आना चाहिए, और ये सब बेसिक चीज़ है, तो बेसिक चीज़ है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में ले नहीं रहे हैं। ओके? लेकिन आपको इसका सिंटैक्स आना चाहिए, और कोड में इसको कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। तो हम कोड में कैसे लिखते हैं उसको भी बता रहे हैं, और इसका हम सिंटैक्स भी बता रहे हैं। ओके? और इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तब वहाँ पे मेंबरशिप में आप जाके देख सकते हैं। ओके? तो चलिए व्हाइल लूप का बात करें। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, इसका सिंटैक्स हम इस तरह से लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, और कंडीशन देने के बाद या अगर यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसका ब्लॉक चला देंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसको हम बाहर निकाल देंगे लूप को। ओके? कंडीशन अगर क्या होगा, ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसके बाहर इसको भगा देंगे, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके बाहर भाग जाएगा। ओके? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और फिर से यहाँ पे एक अपडेट वगैरह कहा होता है, तो ऊपर इनिशियलाइज हम ऊपर में कर देते हैं, और अपडेट हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। ओके? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से इसी तरह से लूप में वो घूमते रहेगा। ओके? फिर से यहाँ 1 से लेकर हम 5 तक प्रिंट करवाएँ, लेकिन किससे, किसके हेल्प से? व्हाइल लूप की हेल्प से। यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो गया है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, और कंडीशन चेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद क्या हो रहा है, ये अपडेट कर रहा है। ओके? तो ये व्हाइल लूप में फिर से 1 से लेकर 5 तक ये कोड हमारा प्रिंट कर देगा। उसके बाद करें बात डू व्हाइल लूप का, तो डू व्हाइल लूप में क्या कहता है ये? सबसे पहले हम लिखते हैं डू, उसके बाद काम करवा लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं व्हाइल, उसके बाद लिखते हैं व्हाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। ओके? जैसे हमको जो डू मतलब पहले जो काम करना है वो काम करवा देते हैं, यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, और इनिशियलाइज हमको जो करना होता है उसको हम ऊपर में ही इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके? तो ये 3 इस तरह से हमारा क्या होता है, व्हाइल लूप चलता है, डू व्हाइल लूप। ओके? डू व्हाइल लूप जो है मिनिमम एक बार चलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, पहले काम कर ले रहा है। ओके? तो डू व्हाइल लूप मिनिमम एक बार चलता ही है। ओके? यहाँ पे कोड में देख सकते हैं आप कि ये भी क्या कर रहा है, ये कोड भी आपका 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा है। ये कोड भी आपका 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो रहा है, फिर ये काम कर ले रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है। ओके? तो कोड में इस तरह से लिखते हैं डू व्हाइल लूप को, और सिंटैक्स में हम इस तरह से इसको समझते हैं। ओके? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज़ ये था हमारा 3 टाइप का जो लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, उसको हमने यहाँ पे थोड़ा-सा देख लिया है, उसका सिंटैक्स देख लिए हैं, कोड में किस तरह से लिखते हैं वो देख लिए हैं। ओके? अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं जंप स्टेटमेंट का। और ये ब्रेक है, तो ब्रेक को ऑलरेडी हम अभी जो है इसे जस्ट पहले स्विच स्टेटमेंट में देखे थे। तो ब्रेक क्या कहता है ना, ब्रेक सिंपल सा कहता है, स्विच से और लूप से क्या करो, ब्रेक ले लो। अपना काम को यहीं पे ख़त्म कर दो, यहीं पे प्रोग्राम को क्या करो, उस ब्लॉक को स्टॉप कर दो। ब्लॉक कहने का मतलब ये होता है, ये जो है ना, ये मुंडी जैसा इधर से लेके इधर कर्ली ब्रेस, इसको ब्लॉक बोलते हैं। तो जिस ब्लॉक के अंदर में ये ब्रेक रहेगा, उस ब्लॉक का काम क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, जब भी ब्रेक हमारा चलेगा। इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो सपोज़ करिएगा यहाँ पे हम लूप में अगर यूज़ किए हैं, तो ये क्या करेगा, अभी किस ब्लॉक में है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक में है। तो जब भी ब्रेक चलेगा ये क्या करेगा, इस ब्लॉक का काम खत्म कर देगा, इस ब्लॉक का काम खत्म कर देगा मेरा ब्रेक। ओके? ब्लॉक का काम खत्म करने का मतलब क्या होगा, जैसे ही ये चलेगा उस ब्लॉक का काम हो गया, ब्लॉक अब नेक्स्ट बार नहीं चलने वाला है। ओके? ब्लॉक का काम वहीं पे खत्म। तो सिंपल सा, जब भी हमको स्विच से बाहर निकलना है या फिर लूप से बाहर निकलना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक चला लेते हैं। तो क्या हो करता है, वहीं पे वो ब्रेक लग जाता है, वहीं से क्या हो करता है, वो जंप कर जाता है। जैसे मान लेते हैं लूप हमारा कितना से चलना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक चलना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, जब 1 से लेकर जो मेरा आई का वैल्यू 3 हो जाए तो ब्रेक लगा दो।
तो लूप चलना चाहिए था 5 तक, लेकिन चलेगा ये 3 तक ही। ओके, क्योंकि 3 में ही क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जंप कर जा रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यू होता है। तो कंटिन्यू क्या कहता है ना, कंटिन्यू कहता है आप क्या करो, जिस ब्लॉक में अभी हो उसको क्या करो, उस टाइम पीरियड के लिए रुक जाओ और बाद बाकी फिर से कंटिन्यू कर दो। जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे हम कंटिन्यू लिखा है, तो कंटिन्यू क्या कहेगा, इसके नीचे वाला काम आप बंद करो अभी फिलहाल के लिए। इसके नीचे जो भी काम लिखा गया है उस काम को बंद करो और फिर से ऊपर से क्या करो, नेक्स्ट आइटरेशन में स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यू मेरा है, तो कंटिन्यू के अब नीचे जो भी लिखा है इस ब्लॉक के अंदर में, इस ब्लॉक के अंदर में जो भी कंटिन्यू के नीचे लिखा है उसको क्या करो, फिलहाल के लिए स्टॉप करो और फिर से क्या करो, आप नेक्स्ट आइटरेशन में जाओ। तो नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे तो फिर से क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो कंटिन्यू सिर्फ एक आइटरेशन को ब्रेक करता है, एक आइटरेशन को रोकता है, लेकिन ब्रेक जो होता है वो पूरा लूप को ही खत्म कर देता है। ओके, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए, ये दोनों करता क्या है। और उसका सिंटैक्स लिखने का तरीका सिंपल सा है, आप कंटिन्यू लिख दीजिए और ब्रेक लिख दीजिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइज। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है कंटिन्यू को भी समझ लिया है, ब्रेक को भी समझ लिया है, और यहाँ पे हम जो अभी कंट्रोल स्टेटमेंट में देख रहे थे, किधर गया अपना कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, ये रहा। हमने कंडीशनल को देख लिया, लूपिंग स्टेटमेंट को देख लिया और जंप स्टेटमेंट को देख लिया। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे होता है खत्म गाइस। आई होप आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। बस आपको सिर्फ उसका सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए और कोड में उसको जावा में कैसे लिखते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। और अगला सेक्शन में हम लोग जो है मेथड्स को जानेंगे, जो मेथड्स हम कैसे बनाते हैं, उस सिंपल सा फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। ओके, तो उसको भी अच्छे से देख लेंगे, उसका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और कैसे लिखते हैं जावा में वो भी समझ लेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।